हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और कॉमेडी रोमांस ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जरूर मजा आएगा। तो हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को स्कूल में गेम्स खेलते हुए देखते हैं। एक तरफ बॉयज खेल रहे थे और एक तरफ गर्ल्स। तब उनमें से एक बच्ची बॉयज को फुटबॉल खेलते हुए देखती है तो टीचर से पूछती है कि हम गर्ल्स डॉजबॉल क्यों खेलती हैं, बॉयज फुटबॉल क्यों खेलते हैं। वो पूरे ग्राउंड में खेलते हैं और हमें एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। पैसे तो हम बराबर ही देते हैं ना, तो ये तो अनफेयर है। तो टीचर समझाते हैं कि बॉयज को फुटबॉल और गर्ल्स को डॉजबॉल खेलना पसंद होता है। बाकी गर्ल्स भी हाँ में चिल्लाती हैं। तो वो कहती है कि अगर हम नए गेम्स ट्राई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कुछ और क्या पसंद है। और मुझे भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो टीचर कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ऐसी चीज छोड़नी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे, तुमसे नफरत करेंगे। अपनी वजह से उनका गेम खराब मत करो। लेकिन वो उनसे बहस करने लग जाती है। इस बच्ची का नाम सोनी था। इसकी मॉम बहुत ही दयालु थी। वो एक अनाथालय में काम करती थी, इसलिए जिन बच्चों को प्यार और केयर की जरूरत थी उन्हें घर ले आती थी, उनका ध्यान रखती थी। लेकिन सोनी को ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसकी मॉम का प्यार अब बढ़ रहा था और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब देखो किसी न किसी को घर ले आती थी, उसे जस्टिस चाहिए था। उसे लगता था कि उसे अपनी मॉम के प्यार का लॉस हो गया है, इसलिए वो अपनी लाइफ में प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत सोचती थी और लॉस होने से तो बहुत नफरत करती थी। अब प्रेजेंट में सोनी एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और वो अभी अपने कलीग की शादी में आई हुई थी। यहाँ उसे अपनी दूसरी कलीग मिस क्योंग मिलती है। दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि शादी में उन्हें कितने पैसे देने चाहिए। अब पैसों के मामले में सोनी के हाथ थोड़े टाइट थे। वो तो कम पैसे देने की सोच रही थी, लेकिन ग्योंग बोलते हैं कि तुम और ग्रूम दोनों कॉलेज फ्रेंड में रह चुके हो और यहाँ के डेकोरेशन खाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद उसे पैसे थोड़ा बढ़ाने पड़ते हैं। कहाँ वो तो 1 लाख वॉन देने की सोच रही थी, उसे 3 लाख वॉन देने पड़ते हैं। असल में उसके जिस फ्रेंड की शादी हो रही थी वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था यूजे, जिससे उसने 6 महीने पहले ही ब्रेकअप किया था। उसके इस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ किसी को पता नहीं था। किसी को अजीब ना लगे, बस इसीलिए ही वो आई थी। फिर वो यूजे से मिलती है। दोनों एक दूसरे को ताने मारने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे डंप करने के 6 महीने बाद तुम शादी भी कर लोगे। तो वो भी कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी फैमिली बहुत अमीर है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड जियो को देखते हैं। वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन वो क्वालिफिकेशन पूछने के बजाय उसके अनाथ होने के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स के चले जाने के बाद मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बहुत अच्छे से पाला और वो काफी अच्छे से खुद को उनके सामने रिप्रेजेंट करता है, अपनी स्किल एबिलिटीज को बताता है। अगल बगल में बैठे हुए दोनों कैंडिडेट्स इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर तो बहुत ही अजीब से सवाल कर रहे थे। उस लड़की से पूछते हैं कि अगर तुम्हारा सीनियर तुम्हें सेक्सुअली हैरेस करे तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और हुआ भी तो मैं उनसे बात करूंगी। फिर वो दूसरे वाले से भी सेम क्वेश्चन करते हैं। वो भी कुछ इस तरह का ही आंसर देता है। उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर जियो की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं तो इन सब के लिए प्रूफ रखूंगा, सीसीटीवी की या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग रखूंगा। और फिर अपना फोन दिखाकर कहता है कि मैंने तो आप लोगों की बात भी रिकॉर्ड कर ली है और आपने भी जो कुछ भी कहा उसे भी हैरेसमेंट कहते हैं। अब ये मैटर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, हम लोग तुम्हें हैरेस कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरव्यूअर हैं तो हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने स्ट्रेस में हो, तुम्हारा माइंड देखना चाहते हैं। ये सुनकर वो उनसे माफी मांगने लगता है। फिर इंटरव्यू के बाद सब बाहर आते हैं तो वो उन दोनों से सॉरी कहता है कि मेरी वजह से हो सकता है तुम्हें जॉब ना मिले। मुझे तो वैसे भी इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे प्रोफेसर के कहने पर मैं यहाँ आया। वो लड़का कहता है कि तभी तुम इस तरह से बनकर आए हो। तो लड़की भी कहती है कि अगर ये मुझे यहाँ पर रख भी लेंगे ना तो भी मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी। और उस लड़के को भी ये इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके लिए वो दोनों उसका थैंक्स करते हैं। दूसरी तरफ सोनी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि नर्सिंग होम में थी और उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। अब वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी तो उन्हें देखकर सोनी को अपने ब्रेकअप का टाइम याद आता है। हम फ्लैशबैक में 6 महीने पहले का सीन देखते हैं जब सोनी यूजी से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अचानक से इसे क्या हुआ। वो कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और उसे छोड़कर जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे आते हुए वो गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है तो वो उसके हाथ में बैंडेड लगाती है। अब प्रेजेंट में वो ब्राइड और ग्रूम की फोटोज देख रही थी और एक में तो उसके हाथ में वही बैंडेड लगी हुई थी। तभी एक लड़की कहने लगती है कि ये लोग 1 साल से डेट कर रहे हैं और आज इनकी 1 ईयर एनिवर्सरी है। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि मतलब उसका और उस लड़की का अफेयर पहले से चल रहा था जब ये दोनों साथ में थे, यानी कि वो उसे पहले से ही चीट कर रहा था। यूजे तो खुद ही ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, पर सोनी ने उसके लिए ये काम खुद ही कर दिया और उस दिन ही उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया था। अब ये सब जानने के बाद तो सोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ग्योंग उसे फोटो खिंचवाने के लिए चलने को बोलती है तो वो टेबल क्लॉथ निकाल कर उसे खुद पर लपेट देती है और उसे प्रॉपर वेडिंग टाइप ड्रेस बना देती है। फ्लावर लेकर यूजे के पास जाती है। सब लोग तो उसे ही देख रहे थे। उसे जमकर सुनाने के बाद प्यार से स्माइल करते हुए फोटो भी खिंचवाती है। उसकी अच्छी अच्छी फोटोज को खराब कर देती है। वो किस कर रहे थे तो ये उल्टी करने वाला पोज देकर खराब कर देती है। दूसरी तरफ हमें सेकंड फीमेल लीड जायोन दिखाई जाती है। जायोन एक यंग वेब नॉवल राइटर थी। उसे रोमांटिक सीन लिखना बहुत पसंद था। वो काफी देर से काम कर रही थी तो उसकी फ्रेंड सॉन्ग उसे खाने के लिए बुलाती है। ये दोनों सोनी की फ्रेंड्स थी और उसके बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में कैसे जा सकती है। थोड़ी देर में सोनी भी आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसने मुझे धोखा दिया और उन्हें भी सब कुछ कहानी बता देती है। ये सब जानने के बाद उन्हें भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर सोनी का सीरियस फेस देखकर पूछते हैं कि तुमने कुछ किया क्या वहाँ पर।
वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई थी जिसमें फ्लावर्स थे। तो वो कहते हैं कि तुम इसकी शादी से फ्लावर्स क्यों लेकर आई। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जब क्योंग ने उससे फोटो खिंचवाने को बोला था तो वो अकेले ही फोटो खिंचवाने के लिए चली जाती है। जैसा हमें दिखाया गया था वैसा कुछ नहीं होता, उल्टा वो तो एकदम शांत थी और लास्ट में फ्लावर फेंकने वाले टाइम में भी गलती से उसे कैच कर लेती है। लेकिन इन सब में उसे अपने पैसों का ज्यादा दुख हो रहा था कि मैंने इस कमीने को इतने पैसे दे दिए, अगर पहले पता होता तो मैं जाती भी नहीं। तो सॉन्ग कहती है कि तुम भी किसी से शादी कर लो, तुम्हारे पैसे वापस जाएंगे। लेकिन उसे तो अपने पैसों का ही दुख हो रहा था। तब जायन उससे पूछती है कि वैसे तुमने ब्रेकअप क्यों किया था, तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। तो सॉन्ग बताती है कि हमेशा ऐसे ही करती है, तो पता नहीं है क्या, जब भी किसी रिलेशनशिप में होती है तो उसे लगता था कि मेरा नुकसान हो रहा है या मेरे पैसे जा रहे हैं, तो ये उससे अलग हो जाती थी, चाहे वो खाने का हो, बिल का हो या फिर किसी और चीज का हो। मतलब कि रिलेशनशिप में भी प्रॉफिट और लॉस दिखती है। फिर अभी जियो को दिखाया जाता है, वो एक पुलिसमैन को उनके कपड़े वापस करता है जो कि वो इंटरव्यू के लिए पहन कर गया था। वो वांटेड क्रिमिनल्स के पोस्टर लगा रहे थे, तो वो उनसे भी मांगता है कि मुझे भी दे दो, मैं रास्ते में लगा लूंगा। जियो क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की हेल्प करता था। उसने अब तक 5 वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़वाया था और 2 तो उसने खुद पकड़े थे और बहुत से स्कैंडल्स को रोके थे। फिर वो एक बुजुर्गों वाले एरिया में जाकर उस पोस्टर को लगा देता है उनकी सेफ्टी के लिए। उन्हें समझाता है कि अगर इनमें से किसी को कोई दिखे तो पुलिस को कांटेक्ट कर लेना। उसके इन्हीं कामों की वजह से वो सबका एंजल था। नेक्स्ट हम सोनी और सॉन्ग को देखते हैं। तो सॉन्ग उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि क्या तुम उससे मिलने जा रही हो। वो हाँ कहती है। तो वो कहती है कि मुझे भी उनसे मिलने का मन है, मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। तो ये सुनकर तो वो बोल देती है कि उनका घर ना काफी खराब हालत में है। तो वो कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, और कहीं तुम्हारी मॉम ही तो नहीं चाहती कि मैं ना आऊँ। वो कहती है ऐसा नहीं है, उन्हें बस थोड़ा सा एम्बैरस फील होगा, लेकिन जब रिपेयरिंग हो जाएगी तब आ जाना। फिर कहने लगती है कि क्या तुम जेली खाओगी, मैं तुम्हारे लिए स्टोर से लेकर आती हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्या स्टोर में अभी भी वो लड़का काम करता है, और वो जीव की बात कर रही थी। वो सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सोनी कहती है कि वो बिना बात के मुझ पर कुत्तों के जैसे भौंकता रहता है, उसने पहली बार जब मुझे देखा था तब से वो ऐसा है, तो अब जब वो मुझसे नफरत करता ही है तो मैं उसे नफरत करने का एक रीजन दूंगी। इसलिए वो पहुंच आती है वहां पर। जीव अभी वहां पर सफाई कर रहा था, तो पहले तो ये डोर गंदा कर देती है, फिर अंदर आकर एक जेली के बारे में पूछने लगती है। वो बताता है कि वो अब यहाँ पर नहीं आती है, तो वो बहुत रूडली उससे सिगरेट का पैकेट मांगती है। वो भी उसी की तरीके से उसको जवाब देता है, और ऐसे ही वो कुछ न कुछ मांग रही होती है, तो हर बात पर बहस कर रहे होते हैं। उनकी बातों से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिर हमें जायन दिखाई जाती है। वो अपने नॉवेल के चैप्टर कंप्लीट करके उसे पब्लिश भी कर देती है। इस होते टाइम कमेंट्स देखती है तो उससे बहुत सारे हेटफुल कमेंट आए हुए थे। उसके नॉवेल और कैरेक्टर को लेकर काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, लेकिन उनके बीच में एक कमेंट था जिसमें लिखा था कि मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगला चैप्टर जल्दी से अपलोड करना। ये पढ़कर वो बहुत खुश होती है। उसके रीडर को उसका रियल नाम नहीं पता था, तब उसे बोरा नाम से जानते थे, और वो कमेंट करने वाली लेडी थी हमारी सेकंड मेन लीड गायो की मॉम। उन्हें ऐसी स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। गायो एक एजुकेशन कंपनी कुलबे का सीईओ था जो कि काफी पॉपुलर थी, और उसके डैड वहाँ के चेयरमैन थे। तो उसकी मॉम अपना कमेंट देखकर खुश हो रही थी क्योंकि बोरा ने उसका कमेंट पिन किया था। उसके हस्बैंड पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। वो बताती है कि मैं एक फैंटेसी नॉवेल पढ़ रही हूँ, उसमें एक लड़का सिर्फ एक ही लड़की के लिए कमिटेड है। वो कहते हैं ये सब की जगह तुम्हें इस टाइम पर अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। तो वो उन पर नाराज होती है और उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हें भी तो अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर गायो भी कहता है कि मेरा खाना हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं कि तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, तुम्हारे बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम जा रहे हो, खाना फिनिश करो। लेकिन उसकी मॉम ग्लास बजाकर उन्हें शांत करती है, तो वो चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गायू से कहती है कि वो अच्छे डैड तो नहीं थे, लेकिन शायद एक अच्छे चेयरमैन बन जाए। इसके बाद गायू उनके पास आता है। वो एक न्यूज़पेपर ढूंढ रहे थे, फिर जब वो उन्हें मिल जाता है तो उसे गायू को दिखाते हैं। उनकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी उनसे आगे निकलकर फर्स्ट पोजीशन पर आ गई थी और वो सेकंड पर थे। उनकी कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया था, इसलिए वो उसके सामने शर्त रखते हैं कि 1 साल के अंदर तुम्हें कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर लाना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इस एग्रीमेंट के लिए वो भी हाँ कर देता है, लेकिन वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे, तो अब वो इस बात से मुकर नहीं सकता था। फिर हम गायो के सेक्रेटरी हाजुन को देखते हैं। वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना चाहता था, तो उसके लिए मेल लिख रहा था, लेकिन जब गायो को बहुत ही बुरे मूड में आता हुआ देखता है तो सोचता है कि आज ठीक नहीं है, किसी और दिन बात करूंगा, पर गलती से वो मेल सेंड कर देता है कि इतने में अंदर से गायो की चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये भी बहुत डर जाता है कि अब तो मेरी जॉब गई, और इसने तो रेजिग्नेशन लेटर पहले ही लिखा हुआ था, तो उसे हाथ में लेकर अंदर पहुंच जाता है। लेकिन वो तो उसे चेयरमैन के एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि वो कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर लाना चाहते हैं, नहीं तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि शादी होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी को डेट भी नहीं कर रहे हो और ना ही कभी पहले किया है, और रही बात रेवेन्यू की, तो वो 1 साल में हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना होगा। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट हम सोनी को देखते हैं। वो स्टोर के सामने से गुजर रही थी, तो वहाँ पर जियो को भी जेली खाते हुए देखती है, जो कि कल वो ढूंढ रही थी। पूछती है कि क्या वो स्टोर में आ गई है। वो हाँ कहता है, तो वो फटाफट से स्टोर में चली आती है, लेकिन वहाँ पर तो वो थी ही नहीं। फिर बाहर आकर उससे पूछती है, तो वो कहता है कि थी, लेकिन अब खत्म हो गई है, और ये लास्ट वाली थी। वो उससे सवाल करने लगती है, लेकिन वो वॉच दिखाकर कहता है कि मेरा टाइम ऑफ हो गया है, तो तुम मुझसे ये सब नहीं पूछ सकती हो। इसलिए वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियो को किसी का मैसेज आता है कि तुम मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है।
सोनी भी अपनी कंपनी पहुंच जाती है और वो कुल पे एजुकेशन में ही डिजाइन टीम में काम करती थी। तब वो यूजे को वहाँ पर देखती है तो उसकी फ्रेंड ग्योंग कहती है कि शायद ये हनीमून से वापस आ गया है। कंपनी भी एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी छुट्टियाँ देती है, शादी के लिए, हनीमून के लिए, और अगर किसी का बच्चा हो तो उसके लिए अलग। लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, शादी के डेकोरेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे देते हैं, मैरिज रजिस्टर करने तक के पैसे देते हैं। मतलब शादीशुदा लोगों के तो यहाँ पर मजे ही मजे हैं। इससे तो सोनी ये सोचने लग जाती है कि यार बिना शादी के तो मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है। हम यहाँ पर इतना काम करते हैं और सारे मजे तो ये शादीशुदा लोग ले जाते हैं। फिर बाद में जब अपनी सीट पर वापस आती है तो वहाँ पर यूजे का वेडिंग रिटर्न गिफ्ट दिखती है, तो उसके पास जाती है, पूछती है कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा, और फिर उसे बात करने के लिए साइड में बुलाती है। तब उसे उसके धोखे के बारे में बताती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे चीट किया था। तो वो कहता है कि तुमने भी मुझे बिना कुछ कहे डंप कर दिया। वैसे भी तुम्हें भी तो फायदा हुआ, अगर सिर्फ मेरी लाइफ में तुम ही होती तो मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ होता, लेकिन मैंने तुम्हें आसानी से जाने दिया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वो गुस्सा करती है कि तुम कितने बदतमीज इंसान हो, लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो कि मैंने तुम्हें शादी पर दिए थे। अगर मुझे पता होता कि तुमने मुझे चीट किया है तो मैं इन पैसों को तो बिल्कुल भी नहीं देती। तो अब मुझे मेरे 3 लाख पहुंच चाहिए। वो कहता है कि तुम मुझसे पैसे लेने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम मुझसे घुटने टेकर माफी भी तो मंगवा सकती हो। वो कहती है झूठी माफी मंगवा के मुझे क्या करना, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा जब तुम्हारी शादी होगी तब, और मुझे पता है कि तुम्हारे जैसी लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाली लड़की कभी शादी नहीं कर सकती। और ये कहकर चला जाता है। यहाँ हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं जब दोनों डेट कर रहे थे और यूजे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश था और नशे में था। उन दोनों की शादी को लेकर बातें कर रहा था। फिर उसकी मॉम को लेकर कहता है कि तुम अपनी मॉम को संभालने वाली अकेली हो ना। इसी बात की वजह से सोनी ने उसे डंप कर दिया था, क्योंकि वो अपनी माँ को लेकर उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए कैलकुलेशन वाली बात सुनकर उसे गुस्सा आता है कि कैलकुलेशन तो तुमने की थी, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है। इसने उसकी वाइफ को मिलने के लिए बुलाया था। तो फिर पहले वो यूजे को कॉल करके पैसे मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तब तक उसकी वाइफ आ जाती है और उसकी आवाज़ फोन पर सुनकर तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो फटाफट से दौड़ा दौड़ा उनके पास आने लगता है और रास्ते में सारी मुसीबत को पार करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो तो बहुत ही नॉर्मली बात कर रहे थे और सोनी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसे यहाँ पर एक सुंदर सा कैंडल होल्डर देती है। दोनों तो बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन यूजे के फेस पर तो 12 बज रहे थे कि पता नहीं ये कब क्या कर दे। फिर बाद में वो सोनी को साइड में बुलाकर उसे बताता है कि मेरी वाइफ मेरा सारा पैसा कंट्रोल करती है, पैसे भी वही देती है और महीने का बस 2 लाख मॉर्निंग मिलता है, तो इसमें मैं तुम्हारे पैसे कैसे दे सकता हूँ। उसे मेरे सारे पैसों के रिसोर्सेज का पता है, तो अगर मैंने तुम्हें पैसे देने की कोशिश की उसे पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए लॉयल रहना चाहता हूँ। पर तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी शादी में वो पैसे लौटा दूंगा, इसलिए प्लीज़ तब तक मुझ पर रहम कर दो। फिर हम गायन और सेक्रेटरी हाजुन को देखते हैं। हाजुन ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आइडिया निकाला था। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉन्टेस्ट निकाला था कि वो कंपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक आइडिया लेकर आए। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई तो बेस्ट आइडिया लेकर आएगा ही। अब इससे गायन तो खुश था, वो हाजुन को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे ट्रांसफ़र नहीं करना था। तो वो भी गुस्सा हो जाता है और उससे उसे गाली दे देता है। तो जब वो सुनता है तो उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने मुझे क्या कहा। मतलब कि इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी फनी था। वहीं सोनी अपने काम पर वापस आती है तो उसे भी कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है और ये डायरेक्ट सीईओ के अंडर में होना था। इसका मतलब इसमें जल्दी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ग्योंग कहते हैं कि तुम इसमें शामिल नहीं हो सकती हो, क्योंकि इसमें सिर्फ मैरिड लड़कियों को रखा जाता है, सिंगल को नहीं, क्योंकि चेयरमैन के सिंगल लड़कियों के साथ बहुत स्कैंडल रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इसमें मैरिड लड़कियों को ही ये पोजीशन दी जाती है। कहाँ वो तो प्रमोशन के सपने देख रही थी, लेकिन उसका सपना तो शुरू होने से पहले ही टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, कहने लगती है कि अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन तभी उसके सीनियर सामने से आ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से उन्हें हेलो करती है और वापस आकर सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो जॉब छोड़ नहीं सकती थी। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है, वो स्टोर पर काम कर रहा था कि तभी सोनी वहाँ पर आती है और अपनी ड्रिंक खरीदती है। बिना कुछ बोले बाहर बैठकर ड्रिंक पीने लगती है। उसे गुस्सा आ रहा था कि हर चीज़ के लिए शादी की जरूरत क्यों है। जियो भी सोच रहा था कि आज इसे क्या हो गया है। फिर वो नशे में अंदर आती है और जियो को देखने लगती है। फिर कहती है कि मुझे ग्रूम चाहिए। वो कहता है क्या ग्रूम, तुम मेरी साफ सफाई में हेल्प करना चाहती हो। तो वो कहती है ग्रूम नहीं, मैं ग्रूम की बात कर रही हूँ जो ब्राइड के बगल में होता है, जिससे इसकी शादी होती है। और फिर उसे ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रूम बनोगे। वो तो चौंक जाता है कि इसे क्या हुआ। यहाँ पर हम पास्ट का वही सीन देखते हैं जब यूजे सोनी से उसकी मॉम के बारे में बात कर रहा था। तब वहाँ पर जियुक ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर उसके जाने के बाद वो सोनी के पास जाता है, उसे सिगरेट ऑफर करता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।